वेलकम बच्चों। होप कि ये सीरीज जो है ग्रासरूट डेमोक्रेसी का आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव भी लग रहा होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आज हम इसी सिलसिले में इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और फिफ्थ जो पार्ट है वो फाइनल पार्ट ग्रासरूट डेमोक्रेसी का क्लास 6 के अंदर वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज हम पढ़ेंगे। इसके पहले फोर्थ वाले में हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज में। तो सबसे पहले हम रेफरेंसेस टू पार्ट 1 एंड पार्ट 4 थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। फिर एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है आपके बुक में जो है समीर और अनीता का, उसके बारे में हम देखेंगे कि उन दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अंदर में डाला गया है, तो उसके बारे में एक हल्का सा रनिंग रेफरेंस या आगे मतलब उड़ता उड़ता रेफरेंस हम देख लेंगे। फिर ओवरऑल गवर्नेंस जो पिरामिड है इंडियन गवर्नमेंट का, हमारा जो सेटअप है पूरा जो गवर्नमेंट इंडिया में जो गवर्नमेंट फंक्शन करता है उसका पिरामिड देखेंगे और अर्बन लोकल बॉडी वहां कहाँ स्टैंड करता है, रूरल और अर्बन वो कहाँ स्टैंड करता है उस पिरामिड में, वो भी हम देखेंगे। वो आपके बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम बनाएंगे और देखेंगे उसको। फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी हम देखेंगे। ये जो मेन है यहाँ का इस चैप्टर का मेन जो है ये है अर्बन लोकल बॉडीज को हम यूएलबी हमने लिखा है। तो ये जो है मेन जो चीज है ये हम देखेंगे कैसे काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, फंक्शनरीज कौन कौन से रहते हैं। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है ये रहेगा। और फिर ये जो है ब्रीफ रेफरेंसेस टू अदर लोकल बॉडीज भी हम देखेंगे। एक रनिंग रेफरेंस देखेंगे, बुक में नहीं दिया हुआ है इसीलिए ज्यादा उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अलावा भी, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंसेस टू पार्ट 1 एंड पार्ट 4 हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं या ये जो टॉपिक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना ही ये क्लास 6 के लिए, बल्कि ये ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस तैयार करेगा। क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो पढ़ाई होती है वो आपका एक तरह से हायर स्टडीज के लिए जो है बहुत दूर तक, ये आपका सिर्फ क्लास 6 7 तक नहीं, ये आपका पूरा ग्रेजुएशन तक जो है ये काम आता है। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज या जो डेमोक्रेसी है या गवर्नेंस है, ये पूरा जो सेटअप है या जो पूरा सिस्टम है वो हम बहुत दूर तक, ये इनफैक्ट जो है सिविल सर्विसेज का अगर आप एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो वहां पे भी ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये एज अ सब्जेक्ट इन पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट ओवरऑल जो एक ये जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से नहीं, बिकॉज हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा सोसाइटी आखिर काम कैसे करता है उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो हम एक जो अवेयर सिटीजन है वो बन सकते हैं, और एक अवेयर सिटीजन है एक अच्छा गवर्नमेंट चुन सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये इसीलिए हमारे और आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा या आपके खुद के नॉलेज के लिए भी कि आपको अगर इन डेप्थ थोड़ा सा जानना है तो पार्ट 1 और पार्ट 1 से लेके जो पार्ट 4 हमने पढ़ाया है उसको आप 1-2 बार फिर से देखें और कि अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सिर्फ जो है आप ये नहीं देखें कि उसमें ये क्या बोलते हैं डेफिनेशंस क्या है या ये क्या है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं आएगा। ये जो आपका बुक जो दिया हुआ है इसमें आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये चैप्टर। तो इसी चैप्टर में हम इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज ही पढ़ रहे हैं, और इसीलिए टॉपिक ये जो है 5 पार्ट का बनाया भी है, इसीलिए कि आपको लोगों थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेकेंड टॉपिक क्या था? तो आपके बुक में एक दिया हुआ है कि समीर और अनीता है। समीर है एक बच्चा है और एक है अनीता। समीर है और अनीता है। तो समीर जो है वो एक गांव में रहता है और अनीता जो है वो शहर से आई हुई है। वो आई है किसी बड़े शहर से, मान लेते हैं कि वो दिल्ली से एक पंजाब के एक छोटे से गांव में आई हुई है मान लेते हैं। तो अनीता जो है ये सिटी से आई है और ये विलेज से आया है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अनीता आती है और उससे
आके इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम अनीता है, हाय आई एम अनीता, और मैं यहाँ नई हूँ इस जो है गांव में, आपको गांव के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो समीर ने बोला, वाह आप शहर से हैं, मैंने शहर के बारे में बहुत सुना है, मैं भी मतलब आपसे थोड़ा शहर के बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे शहर में लोग रहते हैं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रहता है वहाँ। तो फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर ये जो है अनीता वहां पे बताती है कि हमारे शहरों में बड़ी बड़ी रेल, मतलब बड़े बड़े रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, वहां पे जो बिल्डिंग्स है बहुत बड़े बड़े हैं, तो जो है फास्ट मूविंग लाइफ है वहां पे। तो ये समीर जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हमारे गांव में तो उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ खुली जगह है और हमें यहाँ पे भी अच्छा लगता है। तो फिर ये समीर बोलता है कि हमारे गांव में सब लोग मिल के रहते हैं और हमारे पास जो है मतलब लोग थोड़ा रिलैक्स लाइफ रहते हैं। तो अनीता को लगता है कि अरे ये विलेज, तो जैसा आपने सुना है ना कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, तो यही इन दोनों के साथ हो रहा है। दोनों को लग रहा है कि शहर, एक को ज्यादा अच्छा लग रहा है कि शहर बहुत अच्छा है, एक को लग रहा है कि गांव बहुत अच्छा है। फिर दोनों आपस में प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगते हैं। तो समीर बोलता है कि हमारे विलेज में जो है अच्छे स्कूल्स नहीं है, अगर हॉस्पिटल या अच्छे किसी को इमरजेंसी आ गया तो उतने बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है कि जहां उनका ट्रीटमेंट हो पाए, और कभी पानी का प्रॉब्लम आ जाता है, जब ड्राउट आता है या फ्लड आ जाता है तब उस टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अनीता बोलती है अरे प्रॉब्लम्स तो हमारे यहाँ भी बहुत हैं, तो हमारे यहाँ जो सिटी में है फास्ट मूविंग ट्रैफिक तो है वहां पे, लेकिन वहां पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे घंटों लोग लाइन में लगे रहते हैं। दिल्ली हो या बैंगलोर जैसे या मुंबई जैसे शहर है, वहां पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, पानी का शॉर्टेज हो जाता है। जैसे बैंगलोर जैसे शहर में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, लास्ट ईयर की 0 डे मनाया गया था, मतलब वहां पानी का इतना शॉर्टेज हो गया था कि एकदम ऑलमोस्ट पानी खत्म पे था। तो ये क्यों था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जो है वहां पे शहरों में बढ़ता चला जा रहा है, लोग माइग्रेट करते हैं विलेज से शहरों में अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ केयर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां रहता है। तो माइग्रेशन के कारण जो है विलेजेस से लोग सिटी में माइग्रेट करते हैं। हाँ बताइए। 0 डे किस लिए था? 0 डे था, मतलब 0 डे का मतलब है कि पानी ऑलमोस्ट उस दिन खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट शहर के अंदर पानी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा मतलब एक मतलब मनाया गया था, सिंबॉलिक था। पानी एकदम ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, लोगों को टैंकर से पानी मतलब ये लेना पड़ रहा था, टैंकर का भी बहुत शॉर्टेज होने लगा था। तो शहरों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे धारावी करके एक स्लम है मुंबई में, वो जो है पूरे मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। स्लम का मतलब वहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पे छोटे छोटे मतलब जो छोटे छोटे घर हैं, छोटी पतली गलियां हैं, ड्रेनेज नहीं है, पोल्यूशन है, वहां पे बीमारियां फैली रहती है। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है वहां पे, बड़े शहरों में ये स्लम जो है ये बहुत मतलब देखने को मिलता है, क्योंकि गरीब लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है ये तो हर जगह हम देखते हैं कि शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, लेकिन डार्क साइड ऑफ द सिटीज है कि पोल्यूशन है, वहां स्लम एरियाज हैं, क्योंकि सिटी जो है सबके लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज करता है, बहुत जो अमीर है, बहुत रईस है उनके लिए भी, और जो बहुत गरीब है उनके लिए भी। तो सिटी और विलेज लाइफ में ये मतलब ये है। तो इससे हमने क्या देखा कि प्रॉब्लम्स जो है विलेज के और सिटी के ये अलग अलग है। तो अलग अलग हैं, तो विलेज की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स जो है वो सेम एज इट इज जो है, वहां पे सिटी के प्रॉब्लम्स जो है अलग रहेंगे। यहां पे जो प्रॉब्लम्स है डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो उसके कारण सॉल्यूशन भी अलग होना चाहिए। जो सेम अर्बन लोग, यहाँ पे जो रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो एज इट इज जो है हम सिटी के अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि हमने अर्बन एरियाज को अलग पढ़ रहे हैं और रूरल एरियाज को अलग पढ़ रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शनिंग वो अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा कि सबसे पहले कि डाइवर्सिटी, हमने जैसे पहले भी देखा था कि अर्बन लोकल बॉडीज क्यों रिक्वायर्ड है, जैसा शहरों, तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्या है, डाइवर्सिटी के कारण। डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा डाइवर्स वहां पे ये है, एक स्टेट है या एक कंट्री इतना ज्यादा डाइवर्स होता है कि सेम सेट ऑफ जो रूल्स या लॉज जो है वो या जो नीड्स है वो अलग अलग है।
तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा लोकल नीड्स होते हैं, लोकल एंड इमीडिएट नीड्स जो होते हैं, ये लास्ट बार भी हमने पढ़ा था, बस रिकैप है। इमीडिएट नीड्स होते हैं तो इनको केटर करने के लिए वैसे लोग जो खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे हम और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी हम ही से अगर आए तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग जो है किसी पंजाब के गांव या किसी बिहार के गांव का प्रॉब्लम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। वहां के लोग, हमने जो बोला था कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे देखने को मिलता है, ज्यादा मतलब क्लोज, बहुत क्लोज दिखता है। तो इसीलिए जो है ये लोकल गवर्नमेंट जो इसीलिए बनाया जाता है। और अर्बन एरियाज के अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरऑल जो है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, ये दोनों का ओवरऑल अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम है। दोनों जो है लोकल नीड्स को केटर करते हैं और दोनों जो है डाइवर्सिटी के कारण एग्जिस्ट करते हैं। और इन दोनों में हम जो है लोगों का पार्टिसिपेशन देखते हैं कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और ये जो है इससे अलग होके। तो ये जो स्टोरी है। अब इसके बाद क्या पार्ट था? इसके बाद का पार्ट था थर्ड पार्ट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, तो रूरल एरियाज में हमने देखा था, रूरल क्या था? रूरल एरियाज जो था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और अर्बन एरियाज जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों रिक्वायर्ड हुआ, ये भी हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये पहले भी थोड़ा बहुत ये लोगों ने ट्राई किया था या गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया था कि ये थोड़ा सा लोकल नीड्स को ये केटर किया जाए, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी। लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी नहीं था, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से करता था। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और अर्बन लोकल बॉडीज जो है या रूरल लोकल बॉडीज जो है, पंचायती राज जो है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही जगह दी गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो गया कि ये जो है आप एक तरह का अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया गया। अब ना ही ये मैंडेटरी हो गया स्टेट्स के लिए, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से ये हो गया कि वो अब जो है अगर इसका वायलेशन होता है तो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी एक्ट बनता है या कोई भी लॉ बनता है तो उसका पर्पस ये रहता है कि अगर उसका वायलेशन होता है लॉ का तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई ये एक्ट नहीं है तो लोग जाके कोर्ट में जा नहीं सकते हैं या उससे जस्टिस हमें नहीं मिल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह का हाईएस्ट या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। अगर उसके अंदर में लिख दिया गया तो यानी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद और क्या है? इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल गवर्नेंस पिरामिड एंड टाइप्स ऑफ यूएलजी। हाँ, तो हम अभी एक ओवरऑल पिरामिड देखते हैं जो बुक में है, उसको मैं अभी ड्रॉ करता हूं, उसके लिए थोड़ा ब्रेक लेता हूं। तो ये जो है ओवरऑल पिरामिड है, हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर में, उसका ओवरऑल पिरामिड है ये। तो इस पिरामिड में सबसे टॉप पे क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गया। स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और चीफ मिनिस्टर जो उसके हेड होते हैं वहां पे, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। फिर इसके अंदर में जो थर्ड ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, ये जो है रूरल एरियाज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये वाला जो है पूरा लेफ्ट साइड जो है ऑलरेडी कवर किया हुआ है पार्ट 4 में, जहां पे सबसे नीचे ग्राम सभा जो है, लोग जो है वो 18 साल से ऊपर वाले वो हो गए ग्राम सभा के मेंबर। फिर हो गया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे। फिर जिला परिषद जो है ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी हम राइट साइड वाला पढ़ने वाले हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज इन द अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में जो है एक्चुअली में ये जो है 3 पार्ट में, मतलब 3 तरह के अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं। सबसे पहले होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है ये ऐसे जो है ये शहरों के लिए है
जो काफी बड़े शहर हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन है, दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, ऐसे शहरों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं जहां पॉपुलेशन अराउंड 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है। तो ऐसे बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। उसके नीचे आते हैं छोटे शहरों के लिए जो है म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, जहां पॉपुलेशन 1 लाख से लगभग 10 लाख के बीच में होता है, वो म्युनिसिपल काउंसिल हो गए। उसके नीचे में आते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एरिया में, जो शहर से गांव बनने के अभी प्रोसेस में, जहां पॉपुलेशन जो है लगभग 1 लाख या उससे नीचे है। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि किसको किस लेवल पे मतलब ये डिमार्केशन कैसे करेंगे। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि किसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएं, किसको म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत ये है। तो म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत ये सब जो नाम जो है हर एक स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। कहीं म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। तो ओवरऑल जो है हम म्युनिसिपैलिटीज अगर बोलते हैं तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज को अगर हम बोलते हैं तो म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत को हम मोटा मोटी एक लेके पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज जो है नाम काफी अलग अलग डिफरेंट है। हर एक शहर, हर एक जो स्टेट में है अलग अलग नाम है। तो म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत को हम जो है म्युनिसिपैलिटीज की तरह पढ़ेंगे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो है उसके नीचे ये वार्ड कमेटी होती है और उसके नीचे पीपल ऑफ द वार्ड होता है। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी देखते हैं। जो ये डिटेल है इसमें है फंक्शनिंग के बारे में, अभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के बारे में। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है मोटा मोटी क्या है कि मेट्रोपॉलिटन जो है वहां शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, और म्युनिसिपैलिटीज में जो है छोटे शहरों और ये जो ट्रांजिशन वाले एरिया है उसके लिए रहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, उनको हम बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर एक जगह थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। सबसे नीचे क्या रहता है, पूरे शहर, पूरे जो ये जो है स्टेट जो है उसको शहरों में जैसे डिवाइड करते हैं, उस शहर को भी ये जो मान लेते हैं पूरा, ये पूरा जो शहर है, ये पूरा शहर है, इसको हम क्या करते हैं वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वार्ड हो गया, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। तो ये जो वार्ड्स हैं ये लोग रहते हैं यहाँ पे। जैसे कोई भी एक शहर है, मान लेते हैं चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है, क्योंकि चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में एक तरह से आ जाता है। तो वार्ड्स जो है वो लोगों से बनते हैं। वार्ड्स कुछ नहीं है, उस शहर को अलग अलग एरिया जो है, अलग अलग एरिया को एक डिमार्केशन कर दिया गया है और वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस वार्ड्स में क्या होता है कि हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव जैसे स्टेट लेवल पे एमएलए हम चुनते थे और नेशनल लेवल पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस एरिया को, उस वार्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इस रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं, काउंसलर्स बोलते हैं। इसको काउंसलर्स बोलते हैं या कॉर्पोरेटर्स बोलते हैं। कॉर्पोरेटर्स या पार्षद भी बोलते हैं हिंदी में, पार्षद। तो जब हम चुनते हैं तो मतलब हम काउंसलर्स को चुनते हैं। काउंसलर्स कौन है, जो हमारे वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे वार्ड्स के प्रॉब्लम है, जो ओवरऑल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर एक जगह हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको हायर लेवल पे रखते हैं। तो उन रिप्रेजेंटेटिव को काउंसलर्स या कॉर्पोरेटर्स या पार्षद कहते हैं। अब ये वार्ड्स क्या करते हैं, ये वार्ड्स जो है ये काउंसिल बनाते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के गए यहां पे, ये लोग यहां से कहां पे गए, काउंसिल में गए। ये काउंसिल, इसको हम काउंसिल बोलते हैं। तो काउंसिल में
ये जो है पूरे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काउंसिल में गए। अब काउंसिल जो है अपने आप में काफी बड़ा होता है, तो मतलब काफी सारे वार्ड्स रहते हैं और काफी सारे काउंसिलर्स रहते हैं। तो हर एक उसको क्या करते हैं कि वहां पे कमिटीज में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे वार्ड कमिटीज में डिवाइड कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स को हम काउंसिलर्स बोलते हैं या कॉर्पोरेटर्स बोलते हैं, जैसा हमने देखा। अब ये काउंसिलर्स क्या करते हैं, ये जो है ये मिलके जो ये काउंसिल मेंबर्स हैं ये मिलके मेयर चुनते हैं। ये मेयर चुनते हैं। ये मेयर जो होता है ये एक तरह से नॉमिनल हेड होता है, उस बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में मेयर रहते हैं, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटीज है, जो छोटे मतलब शहरों के लिए, वहां पे हम उनको चेयरमैन बोलते हैं। चेयरमैन या प्रेसिडेंट बोलते हैं। मेयर हो गए किसके लिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में हो गए मेयर, और ये चेयरमैन या जो प्रेसिडेंट हो गए ये हो गए म्युनिसिपैलिटीज में। ये म्युनिसिपैलिटीज में मेयर्स जो है एक तरह से नॉमिनल हेड होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन वो प्रिसाइड करते हैं। हर एक मीटिंग जो हुआ काउंसिल मेंबर्स या काउंसिलर्स का, वो मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। वार्ड कमिटीज जो है क्या होते हैं, वार्ड कमिटीज जो है काउंसिल मेंबर्स जो है उनको उनका एक स्टैंडिंग कमिटी बना दिया जाता है। स्टैंडिंग कमिटी का मतलब होता है कि बहुत पूरे जो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें हेल्थ के लिए कुछ एक स्टैंडिंग कमिटी बना दी गई। मतलब कुछ लोगों को चुना जाता है और उनको बना दिया जाता है स्टैंडिंग कमिटी के अंदर कि वो एक जो कमिटी है वो हेल्थ देखेगी, एक एजुकेशन देखेगी, एक रोड ट्रांसपोर्ट देखेगी, एक पार्क्स का मेंटेनेंस देखेगी। इस तरह से स्टैंडिंग कमिटी जो स्पेसिफिक, जो स्पेशलाइज्ड जो डोमेन है उसके लिए स्टैंडिंग कमिटीज बना दी जाती है। तो उसके जो ये जो कमिटी मेंबर्स हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं और वहां पे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए देते हैं। तो इंप्लीमेंट कौन करता है उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने देख लिया कि वार्ड्स रहते हैं सिटी के अंदर, वार्ड्स में रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं जिनको हम काउंसिलर्स या ये बोलते हैं। वो मिलके काउंसिल बनाते हैं। उस काउंसिल के मेंबर्स जो है ये पूरे मिलके एक मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, और जो चेयरमैन है वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो है उसमें चेयरमैन बोलते हैं। ये जो चेयरमैन है इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी रहता है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेते हैं। यहाँ जो मेयर है ये एक तरह से नॉमिनल हेड है, ये बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं है किसी डिसीजन मेकिंग में। तो अब ओवरऑल क्या हमने देखा कि ये तीन चीज होते हैं, काउंसिल हो गया और यहां स्टैंडिंग कमिटीज हो गई, और यहां पे स्टैंडिंग कमिटीज के बाद यहां पे हो गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है अभी देखते हैं कि क्या है। काउंसिल हमने देख लिया, हेडेड बाय मेयर, या प्रेसिडेंट। ये स्टैंडिंग कमिटीज हो गई एक्सपर्ट कमिटीज, एक्सपर्ट डोमेन स्पेसिफिक ये हो गया। अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना, फाइनल जो है, यहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन हेड करता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस होते हैं उसमें ये हेड करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में अंतर क्या है? हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बड़े शहरों के लिए, जो मेट्रो जैसे दिल्ली है, मुंबई हो गए, पुणे हो गए, बेंगलोर हो गया, जो बहुत बड़े बड़े शहर है, जो छोटे लेवल पे मैनेज करना उसको आसान नहीं है, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटीज जो है वो छोटे शहरों के लिए है, जहां पे पॉपुलेशन जो है 10 लाख के नीचे है, वैसे शहरों के लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज बनाए जाते हैं।
नगर पंचायत जो उसके अंदर में मतलब ये रहते हैं छोटे शहरों के लिए जो ट्रांजिशन एरिया रहता है, फिर उसके ऊपर जो रहता है म्युनिसिपल काउंसिल या जो म्युनिसिपैलिटीज है छोटे शहरों के लिए, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए। तो म्युनिसिपैलिटीज जो है जो छोटे शहरों के लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में मोस्टली आ जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बड़े वाले वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रिपोर्ट करता है। लेकिन ये जो है म्युनिसिपैलिटीज वो जो है स्टेट गवर्नमेंट की बजाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है एक तरह से। ये म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है। फाइनली ये म्युनिसिपल कमिश्नर जो है कहाँ पे, कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और ये कॉर्पोरेशन में क्या होता है, कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो गया म्युनिसिपल कमिश्नर। और यहां पे म्युनिसिपैलिटीज में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम म्युनिसिपैलिटीज में बोलते हैं सीईओ बोलते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है जनरली आईएएस ऑफिसर रहते हैं ये जो है। और ये म्युनिसिपैलिटीज में जो सीईओ रहते हैं ये भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स रहते हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट सर्विसेज से रहते हैं ये। तो ये म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं सीईओ और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में रहते हैं कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है एक जो ब्यूरोक्रेसी जो है क्या है, ये दोनों जो है पार्ट हैं। अगर हम ये देखें, ये जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव, और इसमें हम बांट सकते हैं इसको। जैसे हमने पढ़ा था ना ये कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं लेजिस्लेचर होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी होता है, जुडिशियरी। लेकिन लोकल लेवल पे क्या होते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं। जुडिशियरी जो है वो लोकल लेवल पे अलग से कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। सारे मतलब गवर्नमेंट सिस्टम के लिए ऊपर से लेके नीचे तक ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे हो गए, यहाँ पे काउंसिल हो गए, काउंसिल मेंबर्स हो गए, फिर हो गए यहाँ पे मेयर हो गए, मेयर या चेयरमैन जो हो गए चेयरमैन। और जो यहाँ काउंसिल मेंबर्स को बना के यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई, जो स्टैंडिंग कमिटीज है, स्टैंडिंग कमिटीज या वार्ड कमिटीज भी बोलते हैं इनको, वार्ड कमिटीज। तो ये हो गया लेजिस्लेचर पार्ट। अब लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो नए लॉज बनाए। हाँ, तो लॉज को बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं अपने एरिया के। लोकल लेवल पे क्या करते हैं कि वार्ड मेंबर्स जो है अपने काउंसलर को बताते हैं कि हमारे एरिया में ड्रेनेज नहीं है, यहाँ वहां पे सैनिटेशन नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ में जैसे सुबह सुबह आता है, ये क्या आता है, चंडीगढ़ स्वस्थ बनाए। पटना में क्या आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इस तरह का जो कचरा का जो ये मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई हो गया, या जो पार्क्स है, जो पार्क्स का मेंटेनेंस है, जो रोड्स है, या जो साइकिल ट्रैक चंडीगढ़ में बनाए हुए, ये कौन मेंटेन करता है, ये जो म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डोमेन में आता है। टोटल जो है ये 18 सब्जेक्ट्स जो है, जो हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, या फिर पार्क्स हो गया। तो इनका मैनेजमेंट 18 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये इनके डोमेन में आता है, अर्बन लोकल बॉडीज के डोमेन में आता है। और एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, यहां पे आ गया म्युनिसिपल कमिश्नर और ये सीईओ हो गया यहाँ पे। और इनके अंदर जो है परमानेंट जो है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है ये आ गए। इनका काम क्या है, ये जो यहां से जो बनाएंगे इनके पास भेजेंगे यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम्स है और इनका हम ये सॉल्यूशन है, और ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव जो है उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ओवरऑल जो बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं करेगा, वो भी उसको गो थ्रू करेगा
गो थ्रू तो करेगा, सबका ही मिला जुला, कोई भी गवर्नमेंट में काम होता है तो सारा मिला जुला है। अगर मान लेते हैं लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसा ये कर दिया जिसके पास फंड्स ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव बता सकता है कि अरे आपने जो डिसीजन लिया है उसके पास तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो जो डिसीजन हुआ उसको फिर फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है ऊपर में मेयर के पास, या फिर जो प्रेसिडेंट के पास जो जाता है। फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के पहले जो है सारे लेवल पे डिस्कशन होता है। तो अगर वो फिजिबल नहीं है तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रेफर कर सकता है वापस जो स्टैंडिंग कमिटीज हो गए या काउंसिल के पास, फिर वो रिवाइज कर सकते हैं कि अरे ये ठीक है, ये फिजिबल नहीं है। तो इनपुट्स तो लिए जाते हैं, लेकिन एक बार डिसीजन अगर हो गया तो उनका इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। वो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि अरे हमारे मन का नहीं हुआ है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर डिसीजन लेजिस्लेचर ने ले लिया तो एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर कुछ उस लॉ में गड़बड़ी है या रूल्स में गड़बड़ी है तो उस जुडिशियरी का काम है कि उसको स्ट्रक डाउन करना। एग्जीक्यूटिव अपने आप में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि अरे हम नहीं करेंगे, हमारी मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हो गए। इसके अलावा और कुछ सवाल है आपका? नहीं। इसके अलावा ये तो हमने ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट देख लिया कि क्या होता है अर्बन एरियाज में। तो मोटा मोटी यही है कि मैं ब्रीफ में थोड़ा फिर से बता देता हूं कि वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स में जो लोग रहते हैं, वार्ड के जो मेंबर्स रहते हैं, वार्ड वो मिलके काउंसिलर को चुनते हैं। काउंसिलर जो है वो काउंसिल मेंबर्स जो है वो मिलके मेयर या जो है वहां पे प्रेसिडेंट जो रहता है या चेयरमैन रहता है उसको चुनते हैं। और उनका एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, जितने काउंसिलर्स होते हैं उनकी छोटी छोटी कमिटीज बना के एक्सपर्ट कमेटी और डोमेन डिवाइड कर दिया जाता है। वो एक्सपर्ट कमेटी अपने एरिया या अपने डोमेन की चीजों को वो देखती है और उसमें डिसीजन लेती है और वो भेजती है एग्जीक्यूटिव के पास या म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। वो अपने स्टाफ से उसको इम्प्लीमेंट कराने का ये काम करते हैं। और ये जो है मोटा मोटी यही है। इसके अलावा हमने क्या, इसके अलावा लास्ट पार्ट क्या था? ब्रीफ रेफरेंस टू अदर यूएनबी। हाँ, ये जो है हमने देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जनरली देखा। इसका नॉमेनक्लेचर हर जगह म्युनिसिपैलिटीज का अलग अलग है, इसीलिए उतने डिटेल में मैं नहीं गया हूं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ये होते हैं जिसका रेफरेंस यहाँ देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम शहरों में रहते हैं तो हमने देखा होगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड रहते हैं, कैंटोनमेंट रहते हैं, कैंटोनमेंट होते हैं। कैंटोनमेंट क्या होता है? जो मिलिट्री स्टेशन होता है ना, शहरों के अंदर में जो मिलिट्री स्टेशन होता है जहां पे आर्मी पर्सनल या डिफेंस पर्सनल रहते हैं, उस एरिया को कैंटोनमेंट एरिया बोला जाता है। और उस कैंटोनमेंट एरिया में जो सिविलियंस या जो नॉन मिलिट्री पर्सनस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए कैंटोनमेंट होता है। इसके अलावा होते हैं पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। पोर्ट ट्रस्ट जो है, पोर्ट्स होते हैं जो सी के किनारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए होता है। इसके अलावा और क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, फिर नोटिफाइड एरियाज हो गया, हिल काउंसिल हो गया। ये सब जो इस तरह के और भी चीजें होते हैं, कैंटोनमेंट हो गया, ये सब हिल काउंसिल हो गया हिली एरिया को ये करने के लिए। तो ये और भी 6-7 तरह के होते हैं जिसके डिटेल अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ जानने के लिए ये है कि म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अलावा भी अलग अलग चीजें होती हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है आज के डेट पे हमने 5 पार्ट देख लिए हैं। तो ये 5 पार्ट जो है ये एक तरह से इंटीग्रेटेड है, ये अपने आप में आइसोलेशन में नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा या आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये है कि आप एक एक करके आप सारे पार्ट्स को पढ़िए। तो उसमें ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगा और एक बेस बनाएगा आगे के जो आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए। एक लेइंग जो फाउंडेशन है, सिर्फ रटने का काम नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी चीज अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो कल को हम बाहर अगर निकलते हैं तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा गवर्नमेंट ऐसे काम करती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप अगर देखिएगा तो अपना ये जो जैसे चंडीगढ़ टाइम्स है उसके अंदर में अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में काफी सारी चीजें रहती है। तो एक जो है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, सारे इंटीग्रेटेड मैनर के लिए इतना काफी है। तो होप ये जो है पूरा सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।